टाइप ऑफ सॉल्ट्स। तो तुमने पहले ये पढ़ा ही होगा कि बहुत तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक होता है नॉर्मल सॉल्ट, सॉल्ट्स के टाइप्स। तो एक होता है तुम्हारा नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट जैसे जैसे क्या तुम्हारा हो गया NaCl, CaSO4, जिसमें सॉल्ट का कंटेंट इस तरीके से। फिर तुम्हारे पास आ गया एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है? जब व्हेन योर एसिड अंडरगोज पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, जैसे कि बाइसल्फेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए। जब हमारा जो सॉल्ट है वो फुल एसिड जो है वो फुल न्यूट्रलाइजेशन ना कर करके पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, उसका एक H पॉजिटिव आयन रह गया है, दैट मीन्स अभी भी इस सॉल्ट के अंदर कैपेसिटी है क्या करने की, एक H पॉजिटिव आयन देने की। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन एसिडिक सॉल्ट। नाउ व्हाट इज एन बेसिक सॉल्ट? ऐसा सॉल्ट जिसके विच इज फॉर्म ड्यू टू पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस। तो सी यू कैन सी यहाँ पर अभी भी ये सॉल्ट जो है वो अपने को OH माइनस आयन दे सकता है। यस मैम। ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट का मतलब क्या होगा? जिसमें एक से ज्यादा कैटायन या फिर एक से ज्यादा एनायन, जैसे फॉर एग्जांपल NaNH4 HPO4। मतलब यहाँ देखो एक से ज्यादा कैटायन है, Na and NH4 बोथ आर द कैटायंस। या फिर ब्लीचिंग पाउडर, इसमें देखो एक से ज्यादा एनायन है। जब एक से ज्यादा कैटायन या एनायन होंगे तो उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? मिक्स सॉल्ट। ठीक है। अब कुछ सॉल्ट्स होते हैं डबल सॉल्ट्स। तो डबल सॉल्ट जैसे कि हमारे पास हो गया आलम। आलम, तो यहाँ पर हम लोग दो सॉल्ट्स को एक साथ लिखते हैं, लाइक K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस एंड देन 24H2O। या फिर एक और सॉल्ट होता है कार्बोनाइट, यहाँ पे भी दो सॉल्ट्स को एक साथ लिखा जाता है सेपरेटेड बाय अ डॉट, डॉट 6H2O। ओके। अब जो डबल सॉल्ट होता है और जो अब हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट पढ़ना, उनमें डिफरेंस क्या होता है कि जब हम डबल सॉल्ट लेते हैं और उसको हम लोग हाइड्रोलाइज कर देते हैं, मतलब हम लोग वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, तो हमारे जो आयंस मिलते हैं हमें वो क्या होते हैं? इट यू विल गेट पोटेशियम आयंस, you will get magnesium ions, and you will get chloride ions. All type of ions you will get. Similarly, अगर हम लोग आलम को जो फिटकरी होती है उसको भी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइप के आयंस प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज व्हाई इट, मतलब कि तुम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसी की वजह से क्या होता है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन को जो है वो क्या कर देता है? बल्कि बना देता है, कोगुलेशन करा देता है। कोगुलेशन मीन्स टू कलेक्ट। दैट्स व्हाट यू विल गेट डू इट लेटर ऑन। तो यहाँ पर देखो सारे टाइप के आयंस हमें मिल जाते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो होता है, जो अब हमें इस चैप्टर में करना है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको समझाने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन फर्स्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रॉब्लम क्या आती है? लाइक हमने एक सॉल्ट ले लिया जिसके अंदर हमें पता है कि उसके अंदर के के 4 एटम्स हैं, आयरन इतने एटम्स हैं, और साइनाइड के 6 एटम्स, 6 आयन्स हैं। तो एक्चुअल में मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी अगर हम इस सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दें? So how many ions should I get? 3 टाइप्स। You should get potassium ion, you should get iron ion, and you should get sodium cyanide ion. But actual में क्या हुआ? दैट मीन्स हमें टोटल 11 आयंस मिलने चाहिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि हमें 11 आयंस ना मिल करके हमें सिर्फ ये मिलता है, FeCN6 जो होते हैं वो फर्दर डिसोसिएट होना से मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स एंटाइटी बना देते हैं यूजिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ना, तुमने कुछ कंपाउंड्स देखे होंगे जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है। यस सर। यस मैम। स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं यही हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की एंटाइटी जो है, इट विल नॉट शो फर्दर डिसोसिएशन, नॉट शो फर्दर डिसोसिएशन। मतलब हमें आयरन आयन और साइनाइड आयंस अलग होते हुए नहीं मिलेंगे।
That is why we are calling them as a complex compound. कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, क्यों नहीं हो रहे हैं वो सब हमें स्टडी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और कंपाउंड है CONH3 6Cl3। तो अब इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, क्या मिलने वाला है? नाउ जज इट योरसेल्फ। स्क्वायर ब्रैकेट की एंटाइटी को फर्दर डिसोसिएट नहीं करना है। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको फर्दर आगे डिसोसिएट नहीं करना है। तो अगर सपोजिंग ये होता है तो बोलो कि इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलने वाला है? CONH3 4, this will come with a +2 charge and सल्फेट आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो बाहर चला जाएगा। मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो फर्दर डिसोसिएट अपने को नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है प्लैटिनम पेरिडीन टेट्रापेरिडीन ऐसे है, और दूसरा कंपाउंड है PtCl4 इस तरीके से। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो अपने को क्या मिलने वाला है? ये ब्रैकेट अलग जाएगा और ये ब्रैकेट अलग जाएगा, बट ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीजें हैं वो फर्दर डिसोसिएट नहीं कर पाएंगी। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. यस मैम। तो मैम अब हम लोग ने अल्काइल लेड में जो टेट्राइथाइल लेड देखा था वो इसी तरह से बनता है। टेट्राइथाइल लेड तो नॉर्मल है ना, टेट्रा पीवी की वैलेंसी ये होती है और उसमें 4 बारी इथाइल लगा हुआ है। दिस इज टेट्राइथाइल लेड। देखो यस मैम। ये टेट्राइथाइल लेड है, ठीक है। तो ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is defined as a species in which a metal atom, तो देखो ऐसे सारे कंपाउंड्स के अंदर एक मेटल एटम है। जैसे यहाँ देखो प्लैटिनम है, यहाँ कॉपर है, यहाँ कोबाल्ट है, तो हर एक केस में एक मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट है। सो मेटल एटम और आयन is bonded by donating electrons via कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिग्निफिकेंस आ रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड these ions are found to retain their identity। देखो वो वापस से टूटे नहीं, their identity in aqueous solution। ओके तो ये फर्दर टूटते नहीं है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस, या हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फर्दर नहीं टूटते हैं। ओके फर्दर ये एक्वस सॉल्यूशन में नहीं टूटते हैं। तो एक्चुअल में देखो इसके पीछे साइंस क्या है कि जो तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसके पास क्या होते हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं कि नहीं होते? एम्प्टी यस Yes, ma'am. ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग अगर तुम याद करो तो कैसे बनती थी, मतलब मैंने तुम्हें एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का एग्जांपल बताया था। तो हमने किया था BH3 को क्या करेंगे 1s2 2s2 2p1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन हमें एक्सपेंशन कराना पड़ेगा, तो ये देखो ये इस तरीके से एक्सपेंशन कर लेगा। तो ये देखो ये दोनों मिल करके हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। Yes, ma'am. और फिर भी यहाँ पर करने के बावजूद, बॉन्डिंग करने के बाद भी हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? जिसको Yes, भी ma'am. यस मैम। कितने और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है।
अब हम जाते हैं NH3 के पास। तो नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 और 2p3। तो ये देखो ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन आएगा और क्या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास पड़े हुए हैं लोन पेयर और तुम्हारे पास पड़ा है वेकेंट ऑर्बिटल। तो हमें पता ना लोन पेयर बहुत ही अनस्टेबल मैटर होते हैं, मतलब ये बाकी किसी चीज को अट्रैक्ट करने लगेंगे। या फिर वेकेंट ऑर्बिटल क्या होते हैं, they will behave as what, electrophile or Lewis acids electrophile? Yes, US they sir. will behave as electrophiles acids और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज याद करो। एंड इनके जिनके पास लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, दे स्टार्ट बिहेविंग एज अ लुईस बेस। तो क्या होता है, ये दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तुम्हारे को इलेक्ट्रॉन से दिक्कत है, मेरे पास खाली कमरा है, मैं तुम्हारे को अपना खाली कमरा दे देती हूँ। You can keep your electrons in the vacant orbital. So ये एक रिलेशनशिप बनी कि नहीं बनी? और इस वाली yes रिलेशनशिप ma'am को क्या बोलते थे? बॉन्डिंग। coordinate bonding तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। जैसे अगर मैंने एक कंपाउंड ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो जैसे कोबाल्ट NH3 6 ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया, कोबाल्ट है, NH3 6 है एंड Cl3। अगर हम इसे ब्रेक कर दें तो हमारे पास क्या बच रहा है? इट विल डिसोसिएट एज कोबाल्ट which is surrounded by 6 ammonia molecules. Can you see this? Can you see this? yes ma'am Yes And ma'am. now what is the electronic configuration of cobalt? What is the electronic configuration of cobalt? Argon. क्या लिखेंगे हम लोग? क्या होता है atomic number? 27. Iron, cobalt, nickel. याद आया कि नहीं? yes ma'am 3d7। और इसके ऊपर है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज होने का मतलब क्या हो गया? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d6. 3d6 तो देखो 3d6 का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट हैं और कोबाल्ट के पास 3d में तो ये ऐसे प्रेजेंट है। और 4s और 4p ये हमारे वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं कि नहीं? yes ma'am और जब इसको 6 अमोनिया सराउंड करेंगे तो सोचो खुद से ही कोबाल्ट इतना छोटा सा पार्टिकल, कोबाल्ट +3 तुमने ऑलरेडी किया था। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है जिससे पार्टिकल्स का जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे पड़ जाते हैं बिकॉज देयर इज इनइफेक्टिव शील्डिंग। कैन यू रिकॉल? yes ma'am If the size is small of the D block element, and if I am surrounding this D block element with 6 ammonia molecules और हर एक अमोनिया मॉलिक्यूल के पास में है लोन पेयर। अब खुद ही सोचो, एक छोटे से पर्सन के पास तुम खूब सारे लोन पेयर ले आओ ऐसे सेंट्रलाइज कर करके, तो डोंट यू थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ लोन पेयर रिपल्शंस? yes ma'am और अगर लोन पेयर रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? decrease हो जाएगी डिक्रीज रहेगी क्योंकि हमारा साइज तो छोटा है। बट फिर भी हम क्यों स्टेबल है? क्योंकि हमने क्या किया, ये जो लोन पेयर थे नाइट्रोजन के अमोनिया की वजह से हमने अपने वेकेंट ऑर्बिटल में जगह दे दी। ठीक है, मतलब मेरे पास लोन बहुत सारे मेहमान आ गए और हमने लोन पेयर ऑफ अमोनिया गेट्स एडजस्टेड इन द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ whom? cobalt कोबाल्ट। हाँ, कैन यू गेट इट? एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हमारे बीच में। yes ma'am ओके, एंड ये कौन सी बॉन्डिंग होती है? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ coordinate और dative bonding कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग? सो समझ में आया? अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं? व्हाई डू वी कॉल इट yes ma'am कंपाउंड? Yes ma'am. क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी बिटवीन, देयर विल बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बिटवीन एक डी ब्लॉक एलिमेंट होगा जिसके पास क्या होगी? डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे vacant orbitals हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम।
ठीक है, ये सेंट्रल, क्योंकि देख सकते थे ना कोबाल्ट बीच में आ गया था और अमोनिया उसको सराउंड कर रहा था। इसको जो होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम के लिए। तो क्या प्री रिक्विजिट है, क्या कंडीशन है कि तुम कब सेंट्रल एटम बन पाओगे? जब तुम्हारे पास क्या होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है। और फिर हमें चाहिए ऐसे आयंस या फिर स्पीशीज जिनके पास हो लोन पेयर, जिनको अभी हम तुम्हें मतलब मैं तुम्हें लिखाने वाली हूँ। दीज आर कॉल्ड एज लिगेंड्स, या फिर जो सराउंड कर रहे थे हमें। तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग सराउंडिंग स्पीशीज, तुम देखो कि जितनी भी सराउंडिंग स्पीशीज हमने यूज करी होंगी ना, उन सबके पास लोन पेयर होता है। जैसे यहाँ देखो अमोनिया यूज किया था, क्लोरीन यूज किया था, सीएन यूज किया था, तो इन सबके पास लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं? यस Yes, मैम। ma'am. है ना? तो हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हमारे और ये जो बॉन्डिंग होगी जहाँ पर ये लोन पेयर इसमें रखता है, इसी बॉन्डिंग को हम कैसी बॉन्डिंग बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। अब ये जो देखो कुछ कुछ टर्म्स मैंने यूज किए हैं, सेंट्रल एटम हो गया, लिगेंड हो गया, ये हो गया, तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशन यूज लिख लेते हैं अच्छे से। तो सम कॉमन टर्म्स विच आई एम गोइंग टू यूज फ्रीक्वेंटली। इसमें सबसे पहला टर्म आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का सबसे पहला टर्म। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बनाया था जिसके अंदर सेंट्रल एटम है, लिगेंड भी है, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वन स्क्वायर ब्रैकेट is called as, which is containing the central atom and the ligand, is called as the coordination sphere. Can you follow roughly कि क्या होता है coordination sphere? यस मैम। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की रिलेशनशिप थी हमारी, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग की जो रिलेशनशिप है, द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी which constitutes of a central atom, ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ओके, which is usually a metal, यूजुअली मेटल, क्योंकि उसी के पास डी ब्लॉक वेकेंट होंगे, ठीक है, टू विच a fixed number of to which a fixed number of atoms और ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? लिगेंड, ठीक है, टू विच आर अटैच्ड इज कॉल्ड एज, ठीक है। अब जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये क्या जरूरी नहीं है चार्ज्ड हो, इट कैन बी लाइक, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इट कैन बी न्यूट्रल भी हो सकता है, इट कैन बी न्यूट्रल, it can be positively charged और नेगेटिवली, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो अपनी एक्वस सॉल्यूशन में आइडेंटिटी को बचा ले जाता है। इन एक्वस सॉल्यूशन हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना रहे हैं? बिकॉज जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो फर्दर डिसोसिएशन, retains its identity, retains its identity, ठीक है। और जो बचे हुए आयंस होते हैं, जो ये हमारे जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के पार्ट में नहीं आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज रिमेनिंग आयंस, रिमेनिंग आयंस अपार्ट फ्रॉम complex ion are called as free ions, free ions और काउंटर आयंस, कुछ भी बोल सकते हो, काउंटर आयंस, ठीक है। और जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, तो अब मुझे तुम आइडेंटिफाई करके बताना। मैंने लिखा K4FeCN6, ठीक है। तो अब इसमें से बताओ कहाँ पर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर? वेयर इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर?
where FeCN6 square so bracket. this forms my coordination sphere. जिसमें से सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? सेंट्रल एटम बताओ मुझे, लिगेंड बताओ कितने हैं? Iron. Iron is central atom and 6 ligands cyanide. एंड कितने हैं? नंबर कितना हो गया इसमें? 6 हो गया। 6. टेल मी हाउ मेनी काउंटर आयंस? कौन है काउंटर आयन यहाँ पर? Potassium 4. ठीक है, और ये कैसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है? न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? Neutral. नेगेटिवली चार्ज। सी ना, चार्ज बेटा ब्रेकेज होगा, +4 आएगा, -4। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया? Negatively charged. कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कैन यू फॉलो नाउ? कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, PtCl4 एंड यहाँ पर है SO4, ठीक है। तो टेल मी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कैन यू आइडेंटिफाई? सो दिस इज माय कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पहले लिखा हुआ है तो पहले कौन लिखा होता है, कैटायनिक या एनायन? Cationic. So this time the coordination sphere is of which type? Positively charged. Yes, cationic coordination sphere. ये जो बचा रह गया इसको हम तो क्या बोलते हैं? फ्री आयन और काउंटर Counter ion. Free ion और counter ion. Who is the central atom? PT. Yes. तो हमें ढूंढना होता है कि सेंट्रल जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो सेंट्रल एटम बनता है। और लिगेंड क्या हुए? Chlorine 4. तो नाउ यू कैन सी क्लोरीन के पास बहुत सारे लोन पेयर्स होंगे जिसको रखने की दिक्कत हो रही होगी, जिसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल। तो क्लोरीन अपने लोन पेयर इसके पास रखवा रहा है। तो अगर वो रखवा रहा है तो किस टाइप की बॉन्डिंग हो गई? Coordinate bonding. That's why we are calling it as a coordination sphere. Can you follow this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैंने एक और एग्जांपल लिखा, something like this. Now tell me, where is the coordination sphere? So can NiCl2OH2 and 4. इसके पास ना लेफ्ट साइड कुछ बचा। जब लेफ्ट साइड बचता है कुछ लिखा होता है, free ion is on the left side, then it forms the anionic coordination sphere. When the free ion is on the right side, it is forming the cationic coordination sphere. Now there is no free ion neither on the left side neither on the right side. That means it is which type of coordination sphere? Neutral coordination sphere. Who is the central atom? Nickel. Yes. And who forms the ligand? तो ऐसा जरूरी नहीं कि ligand एक ही टाइप के हो, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ Chlorine and OH2. एंड देखो क्लोरीन के पास में भी लोन पेयर ज्यादा होते हैं और OH माइनस के पास में भी लोन पेयर ज्यादा होते हैं। तो अब आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन होगा ligand और कौन होगा सेंट्रल एटम? Yes, ma'am. सो सेंट्रल एटम की ऐसा जरूरी नहीं है एटम ही हो, मतलब इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आयन आल्सो, ठीक है। जनरली हम बोलते हैं ऐसे हैं। सो इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फिर से यही तुमसे ज्यादा स्कूल लेवल या बोर्ड लेवल पर डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। डिफाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, डिफाइन सेंट्रल एटम, तो ये लर्न करनी है तुम्हें, ठीक है। द एटम और एन आयन, the atom or an ion which is bounded to fixed number of ligand forms the central atom. And now what is the ligand? Okay, so ligand क्या है? Ligands क्या होते हैं? So they are ions or molecules bound to the central atom in coordination sphere. Okay. Yes, ma'am. तो जनरली लुइस एसिड्स हमारे जो होते हैं सेंट्रल एटम बनते हैं
और लुईस बेसिस जो होते हैं वो हमारे ज्यादातर लिगेंड्स बनते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब देखो जिनके पास भी लोन पेयर हो जैसे Br माइनस Cl OH माइनस साइनाइड आयन ऑक्साइड आयन ऑक्सलेट आयन अमोनिया इवन न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं जैसे कि ये सब। ओके ठीक है। सो जैसे मैं फिर से तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, तुम आइडेंटिफाई करना। ओके सो जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा COCl NH3 5 + 2। तो आइडेंटिफाई करो हु इज द सेंट्रल एटम। Cobalt. Yes. So this is my central atom or ion. ठीक है। Where is the ligand? Cl and NH3. Yes. And this is which type of coordination pair? Cationic coordination pair. अब तुम आइडेंटिफाई कर पाया करोगे। Yes, ma'am. ठीक है। तो अब देखो लिगेंड्स ना बहुत टाइप के होते हैं, तो अब हम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में क्या आता है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब होता है तुम कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने देने को तैयार हो, मतलब कितने लोन पेयर अपने को देने को तैयार हो, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। ओके नंबर ऑफ you can say coordination bonds you are making, so that what will be called as denticity. Okay, so you can say what is denticity. So basically डेंटिसिटी मतलब बनाने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? Lone pair of electrons. लोन पेयर डोनेट करने को तैयार हो। ओके दैट विल बी कॉल्ड एज योर डेंटिसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब क्या हो जाएगा खुद से नाम से? One lone Yes, pair yes. donate करेगा. So any substance which has only one donor atom. Okay, one donor atom. So it will be classified into this. जैसे कि F minus देखो, who is the donor atom? F. क्लोराइड क्लोरीन में देखो Br minus। इन सब के पास एक ही एक डोनर एटम है। अमोनिया, how many donor atoms? One. One. Water, how many donor atoms? One. Oh. And then C5H5N, this is called as pyridine। तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है। तो ये भी लिगेंड की तरह काम करता है और इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं PY। तो यू कैन सी योरसेल्फ। अभी देख के बोलो how many donor atoms are there? One. Only Nitrogen. one. Only nitrogen. So which type of ligand is this? Monodentic. अब सिमिलरली वी कैन हैव डाइडेंटेट। नाम से ही क्लियर हो रहा है। दैट मीन्स हाउ मेनी डोनर एटम्स वी विल हैव? नाउ वी विल हैव टू डोनर Two. एटम्स। टू डोनर एटम्स। इसमें बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो लिगेंड होता है उसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। डाइअमाइन ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं EN। नाउ टेल मी व्हाट इज इथाइलिन। तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है इथाइलिन क्या होता है? C2H4 को इथाइलिन बोलते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. डाइअमाइन का मतलब क्या हो गया? दो NH2 ग्रुप लगाने हैं, तो दो NH2 ग्रुप लगाने के लिए हमें बीच का डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। Yes, ma'am. So now check how many donor atoms are you having? Two. Diamine. Two. Two. So that's why it is a didentate ligand. Can you follow this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly तुम अगर ऑक्सलेट आयन, ऑक्सैलिक एसिड याद है क्या होता था?
H2C2O4 is called as oxalic acid. H2C2O4 is called as oxalic acid. इसमें से H पॉजिटिव निकाल दो तो ये हो जाएगा ऑक्सलेट आयन. इसकी बॉन्डिंग करो तो कैसे लिखनी पड़ेगी? C डबल बॉन्ड O OH, फिर C डबल बॉन्ड O OH. अब इसमें से अगर हम H निकाल दें क्योंकि हमें आयन चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज इधर, एक नेगेटिव चार्ज इधर. Tell me how many donor atoms do you have? See, this is 2. one donor, this is another donor. So how many donor atoms we have? 2. Two. So isn't it a didentate ligand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Another example जैसे कि कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O O माइनस. कितने डोनर्स हैं? 2 donors. 2. किस कैटेगरी में डालेंगे इसे? Didentate. Identate. Can you follow what is didentate now? Yes, ma'am. अब अगर सपोजिंग लिख दिया जाए ट्राइडेंटेट लिगेंड तो मतलब कितने डोनर एटम्स होने चाहिए? 3. नाम से क्लियर हो रहा है. तो अब इसके लिए क्या कर सकते हो? मतलब इसमें वैसे तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन हम लोग कॉमनली याद करने के लिए क्या कर देते हैं? वी कॉल इट एज डाइइथाइलीन ट्राइअमाइन. नाउ डाइइथाइलीन का मतलब क्या हो गया? इसको हम लिखते हैं डाइईएन. ईएन याद आ रहा है ना? इथाइलीन अमाइन का मैंने बताया था. तो डाई का मतलब क्या हो गया? बोलो डाई का मतलब क्या हो गया? इथाइलीन 2 बारी आएगा और अमाइन कितने टाइम्स आएगा? अमाइन कितने टाइम्स आएगा? 3 times. 3 times. Check how many donor atoms do you have? 1, 2, 3. So which type of dentate? What is the denticity? What is the denticity? 3. 3. Can you see yourself? ठीक है. Yes, ma'am. मुझसे बोलता है टेट्राडेंटेट. तो अब अपने आप से बताओ. गिव मी अ नेम ऑफ टेट्राडेंटेट लिगेंड. टेल मी योरसेल्फ. क्या कर दें? डाई की जगह क्या कर दें? ट्राई इथाइलीन और Triethylene tetramine. क्योंकि हमें जितने, इसको हम कैसे लिखेंगे? ट्राईईएन. ठीक है. तो जितने हमें डेंसिटी चाहिए उतने नाइट्रोजन एटम्स चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? Yes, टेट्रा. ma'am. तो अमाइन हमें 4 चाहिए होंगे. तो अमाइन के लिए क्या किया हमने? लिखा इथाइलीन, फिर दोनों इथाइलीन को कनेक्ट करने के लिए लगाया NH ग्रुप. देन 3 बारी कनेक्ट करना है तो फिर से बीच में लगाया NH ग्रुप और लास्ट में लगाया NH ग्रुप. नाउ चेक द नंबर ऑफ डोनर एटम्स. 4. So it is which? What is the denticity? 4. 4. So it is a tetradentate ligand. Now tell me yourself, what will be a pentadentate ligand? Give me the name yourself. Tetraethylene pentamine. Can you recall? Can you draw the diagram yourself now? Yes, ma'am. ठीक है. अब हम आते हैं जो सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले हैं, उसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड. ओके, दैट इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेट लिगेंड. ये बहुत ज्यादा यूज होता है. तो एक हेक्साडेंटेट लिगेंड तो तुम खुद से बना सकते हो. कौन सा? एक हेक्साडेंटेट Pentaethylene तो एक hexamine. तुम्हें बनाना क्या है? हेक्सा इथाइलीन, सॉरी पेंटा इथाइलीन हेक्सा अमाइन को तुम बना ही सकते हैं. उसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो है EDT है. It is an indicator also. You know what is an indicator? So this is the most commonly used hexadentate ligand. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? It is इथाइलीन. E का मतलब हो गया इथाइलीन. ठीक है. डाई अमाइन. D का मतलब हो गया अमाइन के लिए. टेट्रा एसिटिक एसिड. टेट्रा एसिटिक acid. Now what is an acetic acid? Tell me.
एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH। CH3COOH